हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, जो भी बच्चे रेलवे में भर्ती को लेकर इंतजार हैं, पैरामेडिकल भर्ती को लेकर, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है जिससे पूरा जाहिर होता है कि 2024 में नई भर्ती आने वाली है पैरामेडिकल को। तो इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें जिससे सारी जानकारी आप लोग को मिल सके। अब बच्चों को मन में डाउट होगा कि पैरामेडिकल में कौन कौन से पदों पर बहाली निकाली जाएगी, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देते हैं कि नर्स हो गया, OT टेक्नीशियन हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, डेंटल हाइजेनिक्स, फिजियोथेरेपी, फार्मासिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर और बहुत से पदों पर बहाली निकालने वाली है, जो कि हम वीडियो को आगे हम आपको बताएंगे। और इन सभी बहाली जो निकाली जाएगी इन पदों पर, तो क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन से डिग्री आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप लोग इस भर्ती में, पैरामेडिकल भर्ती में शामिल हो जाएंगे, और एज लिमिटेशन क्या होगा, किस प्रकार से भर्ती कराई जाएगी, जैसे एग्ज़ाम के थ्रू कराया जाएगा तो एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सभी जानकारी आप लोग को मिल सके। और ख़ासकर आप लोगों को बता दें कि 2019 में लास्ट टाइम आप लोग को रेलवे ने पैरामेडिकल भर्ती निकाला था, ठीक है। उसके बेस पर हम आप लोग को सारा चीज़ बताने वाला है। वो भी नोटिस आपको दिखाएंगे कि उसमें कौन कौन से पदों पर बहाली निकाला गया था, किसके लिए कितने सैलरी थी और कितने पोस्ट पर बहाली निकाला गया था, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी था, ये चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है, जिससे सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए। और जो भी बच्चे नए हैं जो पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो उनको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिसमें अच्छे पदों पर बहाली निकाली जाती है, जिनकी सैलरी अच्छी होती है, ठीक है। तो उन सभी को हम बारे में भी चर्चा करेंगे जिससे कि आप लोग को आइडिया हो सके कि आप कौन सा कोर्स करें जिससे कि आपका फ्यूचर बढ़िया हो सकेगा, उसमें अच्छे सैलरी मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान में देना है। तो नए बच्चे और जो लोग इंतजार कर रहे हैं पैरामेडिकल भर्ती को लेकर, उन लोगों के लिए भी दोनों के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, जिससे कि सभी जानकारी आप लोग को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं कि RBI के द्वारा, RBI, ठीक है, नंबर इतना 142/2023, ठीक है, ये नोटिस जारी किया गया है। और न्यू दिल्ली 19/12/2023 यानी कि 19 दिसंबर 2023 को ये नोटिस जारी किया गया, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इनर्जरमेंट ऑफ रिटायर्ड पैरामेडिकल स्टाफ इन ग्रुप C एंड हेयरिंग ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ग्रुप C इन कॉन्ट्रैक्ट बेस। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये नोटिस एक्चुअली क्या है, इसके बेस पर हम आप लोग को बताने वाले हैं सारा चीज़। तो यहाँ पे देखिए ये बात क्या है कि ये देखिए 2019 में लास्ट टाइम क्या हुआ था कि हम आप लोगों को बता चुके हैं कि पैरामेडिकल भर्ती निकाला गया था। मगर क्या हुआ कि 2020 में क्या हुआ, कोरोना आया, और कोरोना के टाइम में बहुत से पैरामेडिकल स्टाफों की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पड़ी, मगर सरकार के पास अभी समय नहीं था कि नई भर्ती करा पाए, ठीक है। इसलिए जो लोग रिटायर होने वाले थे, देखिए यहाँ पे रिटायर दिखाया, ठीक है, ठीक है, रिटायर पैरामेडिकल स्टाफ। तो जो लोग रिटायर होने वाले थे उन लोग से बोला गया कि आप तो रिटायर हो चुके हैं, मगर आपको फिर से काम करने का मौका दिया जा रहा है। किस पर, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको सैलरी दी जाएगी, आप लोग काम कीजिए, ठीक है। तो क्योंकि अभी समय नहीं है कि नई भर्ती निकाली जाएगी, नई भर्ती कराई जाए, और हाल ही में 2019 में भर्ती कराया गया था, इसलिए नया भर्ती नहीं निकाल के जो लोग रिटायर होने वाले थे उन्हीं से दोबारा काम कराया गया कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो फिर से ये नोटिस जारी किया गया कि जो लोग को रखा गया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रिटायर स्टाफ को, फिर से उन लोगों का क्या किया गया है कि टाइम को बढ़ा दिया गया है 30/6/2024 तक, यानी कि जो उनकी टाइमिंग है फिर से काम करने का वो बढ़ा दिया गया है। मगर क्या है कि कुछ लोग इसमें भी क्या है, रिटायर्ड होने के बाद काम करना नहीं चाहते हैं, ये नहीं करते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अगर जो लोग रिटायर हो चुके हैं, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम नहीं करेंगे, तो जो सीटें खाली रह जाती हैं, जो लोग सीटें खाली हैं और जो सीटें पर ये लोग काम कर रहे हैं, जो काम निकाला जा रहा है किसी प्रकार से, उन सभी पदों पर जो खाली हैं ऑलरेडी और जिनसे जो काम एक्चुअली लिया जा रहा है किसी प्रकार से, जो सीटें खाली हैं उन सभी को क्या किया जाएगा कि ओपन मार्केट मैंडेटरी थ्रू क्या किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। तो ये आप लोग के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही आप लोग की बहाली देखने को मिल सकती है, क्योंकि जनवरी या फरवरी में आप लोग बहाली आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही पैरामेडिकल स्टाफों की यहाँ पे ज़रूरत है। अब देखिए किन किन पदों पर जो रिटायर हो रहे हैं उनको फिर से बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ दिया गया। तो ये तो सिर्फ आप लोगों को दिया गया है कि इन पदों पर फिर से एक्सटेंड किया जा रहा है, यानी जो लोग रिटायर होने वाले हैं उन लोगों को बोला जाएगा कि अभी आप काम कीजिए इतना दिनों तक। और
अदर बात किया जाए तो इसके अलावे और भी पद है जिस पे बहाली निकाली जाएंगी, जिन पर सीटें खाली हैं, और बहुत से नए पद भी ऐड किए गए हैं पैरामेडिकल का। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, ये सारे पद हैं जो कि बढ़ाया गया है, इसके बारे में भी हम आप लोग को बता रहे हैं। अब देखिए ये चीज़ इसलिए किया गया है कि जो ये बढ़ाया गया है इसमें बीच में क्या होगा कि बहाली निकाला जाएगा और नए स्टाफ की भर्ती हो जाएगी, जिससे कि जो लोग पुराने हैं वो काम करेंगे तब तक, जैसे नई भर्ती आएगी, नई भर्ती जो लोग नए स्टाफ आएंगे उसके बाद उन लोगों का रिटायरमेंट हो जाएगा। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, इसलिए इन लोगों को डेट को बढ़ाया गया कि इस बीच में नई भर्ती निकाली जाए और नए स्टाफ की भर्ती कर ली जाए। अब देखिए किन किन पदों पर यहाँ पे ज़्यादा पदों पर बहाली आने की संभावना है। तो नर्स पूरा कंफर्म है कि इस पर बहाली आएगी। ऑडियोलॉजिस्ट हो गया, ओटी टेक्नीशियन हो गया, ईसीजी टेक्नीशियन हो गया, ठीक है, प्रोस्थेटिस्ट टेक्नीशियन हो गया, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, रेडियोग्राफी हो गया जो कि एक्सरे टेक्नीशियन कहलाते हैं, डेंटल टेक्नीशियन हो गया, मेडिकल टेक्नीशियन हो गया, रिस्पिरेटरी टेक्नीशियन हो गया, ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट हो गया, हेल्थ इंस्पेक्टर हो गया जिसे हम लोग सैनिटरी इंस्पेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, और डाइटिशियन हो गया। तो इन पदों पर बहाली तो कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, और इसके अलावा भी पदों पर बहाली निकाला जाएगा। तो इससे आप लोगों को अंदाजा मिल गया कि जल्द ही आप लोग की बहाली निकालने जाने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि जनवरी से फरवरी के बीच में आप लोग की बहाली आ जाएगी, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है और इलेक्शन के समय ही बहाली निकाला जाता है, ये आप लोग सभी को पता है। तो ये आप लोग के लिए अच्छी खबर है। अब देख लेते हैं कि 2019 में जो बहाली निकाला गया था उसमें किन पदों पर बहाली निकाला गया था, किसमें सैलरी क्या थी, एलिजिबिलिटी क्या थी और एज लिमिटेशन क्या था, वो भी चीज़ें आप लोग को पहले से बता देते हैं। क्या आप लोग को किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी भी करना है, तो इस सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग को मिल जाए। अभी से तैयारी करें जो लोग कोर्स फाइनल कर चुके हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं जो बहाली निकाली गई थी उसमें 2019, ठीक है, ये आपका नंबर है, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी, ठीक है, तो ये 2019 में बहाली निकाला गया था, उसी का पीडीएफ है, और यहाँ पे देखिए डेट दिया गया कब से कब बहाली निकाला गया था। तो देखिए ये 23/2/2019 यानी फरवरी माह में आपका आया था बहाली का नोटिफिकेशन, फॉर्म मार्च तक बढ़ाया गया था। तो चांस है कि 24 में इसी प्रकार से बहाली निकाला जाएगा, ठीक है। अब देखिए किन किन पदों पर यहाँ पे बहाली निकाला गया था, टोटल कितने थे पद। तो यहाँ पे देखिए टोटल पद की बात किया जाए तो 1937 लगभग 2000 के पद पर बहाली निकाला गया था, मगर इस बार चांस है कि 4 से 5000 पदों पर बहाली आने की। अब देखिए यहाँ पे डेंटल टेक्नीशियन, तो डाइटिशियन जो होता है इसके लिए 4 पदों पर बहाली यहाँ पर निकाला गया था। अगर पे लेवल की बात किया जाए तो 7 था, ठीक है, तो यानी कि इनका सैलरी जो है था स्टार्टिंग 50,000 प्लस स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद 7 लेवल पर 2 पद थे, एक तो डाइटिशियन था, एक आपका स्टाफ नर्स था। तो स्टाफ नर्स के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं जो लोग जीएनएम कर चुके हैं या बीएससी नर्सिंग कर लिए हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आप लोग का अगर बहाली निकाला जाता है तो लेवल 7 पर बहाली आएगा, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो है आपका 50,000 से शुरू होगा, और 1109 पदों पर बहाली उस समय निकाली गई थी। तो इस बार चांस है कि 2000 के आसपास आपकी पद हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर स्टाफ नर्स के लिए, ठीक है। अब देखिए डेंटल हाइजेनिक्स के लिए 5 पदों पर निकाला गया था। बहुत से जो बिहार पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं बच्चे डेंटल हाइजेनिक्स और डेंटल टेक्नीशियन कोर्स नहीं करना चाहते। यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका लेवल क्या है, सैलरी क्या है। तो यहाँ पे देखिए 6 लेवल पर आपकी सैलरी मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लेवल 6 का है, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो है आपकी 40,000 से स्टार्ट होने वाली है अगर आपकी जॉब होती है। तो बहुत से बच्चे ये कोर्स नहीं करते हैं, तो इसलिए आप लोग ये कोर्स जरूर करें। अब देखिए यहाँ पे लैब असिस्टेंट जो होता है या ईसीजी टेक्नीशियन होता है या एक्सरे टेक्नीशियन जो बच्चे करते हैं उनके लोग की सैलरी देख सकते हैं लेवल क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इन लोग का सैलरी कम है, जबकि यहाँ पे इन लोग का डेंटल हाइजेनिक्स और डेंटल टेक्नीशियन की सैलरी कितनी ज़्यादा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए डायलिसिस टेक्नीशियन का लेवल भी देखिए कितना अच्छा है, 6 है, और 20 सीटों पर बाहर निकाला गया था, ठीक है। 20 इनका भी 40,000 से स्टार्टिंग सैलरी था। उसके बाद था एक्सटेंशन एजुकेटर, इसका 11 पद पर बाहर निकाला गया था, इसका भी सैलरी 40,000 से स्टार्टिंग था। उसके बाद हेल्थ एवं मलेरिया इंस्पेक्टर, इसके लिए 289, ये भी अच्छा खासा पदों पर इस पर बाहर निकाला गया था मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए, और इसमें आपको इसका भी सैलरी स्टार्टिंग था 40,000। उसके बाद लैब सुपरिटेंडेंट जो था, लैब सुपरिटेंडेंट जो होते हैं इनके लिए जो बाहर निकाला गया था लेवल 6 का था, इसका भी सैलरी 40,000 से स्टार्टिंग था और 25 पद पर बाहर निकाला गया। अब आगे हम वीडियो में बताएंगे कौन से कोर्स जो बाहर निकाला गया इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, मैंने कौन सा कोर्स किया रहना है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि और
ऑप्टोमेट्रिस्ट का जो निकाला गया था 6 पद था, इसका सैलरी स्टार्टिंग जो है 30,000 था। उसके बाद प्रीफ्यूशनिस्ट का जो था 1 पद पर बाहर निकाला गया था, इसका सैलरी स्टार्टिंग 40,000 था। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट देख सकते हैं 21 सीटें पर बाहर निकाला गया था और सैलरी की बात की जाए तो इसका भी स्टार्टिंग सैलरी अच्छा था, 40,000 से स्टार्टिंग था। उसके बाद फार्मासिस्ट जो लोग बच्चे डी फार्मा कर चुके हैं, बी फार्मा कर चुके हैं, उनके लिए है 277 सीटें यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा खासा सीटों पर बाहर निकाला गया था और इनका भी सैलरी जो है 35,000 से स्टार्टिंग था, ठीक है, लेवल। उसके बाद रेडियोग्राफी जो लोग एक्सरे टेक्नीशियन कर चुके हैं उनके लिए खबर है 61 सीटों बाहर ही निकाला गया था और स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो इनका भी 35,000 से स्टार्टिंग सैलरी था, ठीक है। उसके बाद स्पीच थेरेपी की 1 सीट पर बाहर निकाला गया था, इनका भी सैलरी 35,000 से स्टार्टिंग था। ईसीजी टेक्नीशियन की बात किया जाए तो ईसीजी टेक्नीशियन में आपका सैलरी की बात किया जाए तो 30,000 प्लस सैलरी स्टार्टिंग था और 23 पदों पर बाहर निकाला गया था। तो ईसीजी टेक्नीशियन 23 पद अच्छा खासा है, कोई यहाँ पे अच्छी इस बार ज़्यादा सीटें बाहर ही आएगी। उसके बाद लेडी हेल्थ विजिटर, इसके लिए 2 सीटों पर बाहर निकाला गया था, इनका भी सैलरी 30,000 था। और लैब असिस्टेंट जो लोग डीएमएलटी करते हैं उनके लिए देख सकते हैं कि 82 पदों पर निकाला गया था और सैलरी की बात की जाए तो 24 से 25,000 के आसपास इनका सैलरी बन रहा है स्टार्टिंग, ठीक है। अभी ये हो गया इनका सैलरी बात कर लिए। अब देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। एज लिमिटेशन देख सकते हैं, एज लिमिटेड में आपकी कुछ पदों पर 18 से 30 मांगा जाता है, कुछ पर 35 भी मांगा जाता है, 33 भी रहता है और 35-40 रहता है। तो इस प्रकार से आप एज लिमिटेशन में किसी पद में 30, 35 और 40 तक की बात कही गई है और उसमें जो लोग ईबीसी ओबीसी से आते हैं उन लोग को छूट भी यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। और क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आप लोग को हम दिखाते चलते हैं और बताते चलते हैं। अब देखिए कि एग्जाम के बारे में, तो एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछे जाएगा, तो पिछले यार क्या पूछा जाएगा, तो जो भी आप कोर्स किए हैं उससे संबंधित 70 नंबर का यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चन रहेंगे 70 नंबर का, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी जीके से 10 सवाल रहेंगे 10 नंबर का। उसके बाद जनरल अर्थमेटिक्स मैथ से रीजनिंग से, ठीक है, 10 सवाल रहेंगे 10 नंबर का और जनरल साइंस से 10 सवाल रहेंगे 10 नंबर का था। तो इसलिए इस प्रकार से 10-10 सवाल आपको 3 चीज़ें पढ़ना है, इसमें ज़्यादा नहीं है, 30 नंबर का रहेगा और ज़्यादा जोर आपको देना होगा आपके जो प्रोफेशनल एलिजिबिलिटी है, जो भी कोर्स किए हैं उससे संबंधित 10-70 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और पूरा सिलेबस के बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हाल आ जाएगा। मगर यहाँ पे इतना आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उसको आप लोग अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दें और 10-10 नंबर मैथ, रीजनिंग, मैथ और ये सारी चीज़ों को जीके पढ़ना भी स्टार्ट करें, ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी के लिए, तो एलिजिबिलिटी में आपको क्या चीज़ें ज़रूरत है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। तो सबसे पहले डाइटिशियन, तो डाइटिशियन के लिए बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग हम बता चुके हैं लेवल 7 था, सैलरी स्टार्टिंग 50,000 से होने वाला है और यहाँ पे एजुकेशन में दिया गया कि बीएससी आपका होना चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डाइटिशियन। तो देख सकते हैं कि बीएससी साइंस होना चाहिए, बीएससी आप किसी भी स्ट्रीम से किया चाहे मगर वहाँ पर आपको एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए डाइटिशियन में, ठीक है, ये आपको साथ में होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद 3 मंथ से इंटर्नशिप भी होना, ट्रेनिंग हॉस्पिटल किसी में होना चाहिए, या आपके पास बीएससी होम साइंस से है प्लस एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन से है तो आप लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। बीएससी होम साइंस से आपका फूड एंड न्यूट्रिशन से है तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब स्टाफ नर्स के लिए देख सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए क्या होना चाहिए, तो जीएनएम होना चाहिए, देख सकते हैं, और 3 इयर्स जीएनएम कोर्स आपके पास होना चाहिए या आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये बात आपको बता दिया गया है। तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम है तो आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद डेंटल हाइजेनिक्स के लिए आप लोग को साइंस बायोलॉजी से होना चाहिए, ठीक है, साइंस बायोलॉजी से मेन है। उसके बाद आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए डेंटल हाइजेनिक्स का, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है। तो डेंटल हाइजेनिक्स 2 इयर्स कोर्स होना चाहिए इंटर के साथ, और इंटर क्या होना चाहिए, साइंस। उसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन के देखिए बीएससी प्लस डिप्लोमा भी हीमोलाइटिस, यानी कि जो आपका होता है इसका कोर्स डिप्लोमा होना चाहिए बीएससी के साथ, ठीक है, या आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, बीएससी होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है आपको एक्सटेंशन एजुकेटर में भी ग्रेजुएशन सोशियोलॉजी या सोशल वर्क होना चाहिए जो कि कोर्स होता है, या आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए। उसके बाद हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए इसका देख सकते हैं सैलरी अच्छा था तो इसके लिए बीएससी आपका होना अनिवार्य है। उसके बाद मेन आपका केमिस्ट्री होना चाहिए या
केमिस्ट्री के साथ आपका क्या होना चाहिए, 1 ईयर्स का डिप्लोमा सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स होना चाहिए। तो जो बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर, उन लोगों के लिए देखिए यहाँ पे बीएससी के साथ होना चाहिए 1 ईयर का डिप्लोमा। इसमें 2 ईयर्स डिप्लोमा के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद देखिए लैब सुपरिटेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए विथ बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस, बीएससी केमिस्ट्री या बायोलॉजी मेन ऑप्शनल सब्सिडियरी। उसके बाद आपके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन यानी डीएमएलटी होना चाहिए या बीएससी लैब टेक्नीशियन होना चाहिए। तो कोई भी आपका होना चाहिए, ठीक है, बीएमएलटी होना चाहिए या डीएमएलटी की है तो आपको बीएससी साथ होना चाहिए। उसके बाद ऑप्टोमेट्री जो है, इसमें आपको ऑप्टोमेट्री से डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर्स का। उसके बाद है प्रीफ्यूजन में बीएससी डिप्लोमा प्रीफ्यूजन टेक्नीशियन का होना चाहिए, यहाँ पे दिया गया। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट में देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री आपका होना अनिवार्य है, ठीक है, या 2 ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपका चाहिए, ठीक है, सरकारी या गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी में फिजियोथेरेपिस्ट के लिए दिया गया है। उसके बाद फार्मासिस्ट के लिए देख सकते हैं इंटर आपका होना जरूरी है साइंस से। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा और फार्मेसी जो है डीएमएलटी आपका होना अनिवार्य हो, या बी फार्मा आपके पास डिग्री है तो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद रेडियोग्राफी में दिया गया है कि आपका इंटर होना चाहिए, उसके साथ आपके पास डिप्लोमा ऑफ रेडियोलॉजिस्ट या एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स होना चाहिए 2 ईयर्स का, ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद स्पीच थेरेपी में आपको बीएससी या डिप्लोमा इन ऑडियो बीएससी होना चाहिए, साथ में आपको ऑडियो टेरी स्पीच थेरेपी का कोर्स होना चाहिए डिप्लोमा, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। उसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन में यहाँ पे देखिए दिए गए इंटर के साथ आपका क्या होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, और ईसीजी टेक्नीशियन का जो भी डिप्लोमा होता है कोर्स वो आपके पास होना ही अनिवार्य है। उसके बाद लेडी हेल्थ का यहाँ पे देख सकते हैं कि लेडी हेल्थ में आपको 12th जरूरी है। उसके बाद मल्टीपर्पज़ सेंट्रल ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद लैब असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि साइंस होना चाहिए इंटर के साथ। उसके बाद डीएमएलटी होना चाहिए या बीएमएलटी कोर्स आपका होना जरूरी है, ठीक से कहते हैं, इसमें आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से जो भी एलिजिबिलिटी थे आप लोग को हम बता चुके हैं। यहाँ पे सीटों के बारे में दिया है कैटेगरी वाइज कितने सीट थे, तो ये आपको उतना जानना अभी जरूरी नहीं है। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इससे संबंधित कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल पर आपने है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। थैंक यू।